अभी तक जो युवतियां हैं वो शिकार होती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मतलब एक तरफ ये वर्तमान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2047 तक देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2047 तक देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। भारत की यही पहचान है। कितने कलाकार आए, कितने कलाकार चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भारत की संस्कृति, भारत की पहचान आज भी ऐसी की ऐसी है कि देखिए, धर्म तो बदल सकता है लेकिन जाति कभी नहीं बदल सकती। ये जातियों में बांटने वाले लोग ये हर जगह हैं, हर जगह। कहते हैं योगी आदित्यनाथ, अपने आसपास में देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ संदिग्ध देख पा रहे हैं, जाकर के प्रशासन को बता दीजिए। भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे, उनका क्या उपचार होना है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तो समय पर उसकी सूचना प्रशासन को दीजिए। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। दर्शकों, अभी तक हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में ये जो घटनाएं सामने आती थीं कि भाई कोई महिला है, कोई लड़की है और एक गैंग उनको फंसा लेता है, उसके बाद में उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने की बातें होती हैं, और जब वो मना करती हैं तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आपको निकाह करना ही पड़ेगा, पहले आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ होगा। आपने देखा होगा जब वो ढोंगी, पाखंडी, झिंगुर, छांगुर, उसका क्या नाम था, जलालुद्दीन, उसका नाम था जलालुद्दीन, लेकिन वो छांगुर बन करके घूम रहा था। जब उस पर खुलासा हुआ, उसके बाद में जो युवतियां सामने आईं, उन्होंने बताया कि रेट्स तय किए हुए थे कि जो अगड़ी कोई लड़की है, अगड़ी जाति की, उसके अलग रेट्स हैं, पिछड़ी जाति के अलग रेट्स हैं, दलित कोई है तो उसके अलग रेट्स हैं, मतलब कलाकारी। उसके बाद में KGMU यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर पकड़ा गया। ऐसे तमाम तरह के केस सामने आए हैं। वहां मिर्जापुर में जिम जिहाद हो रहा था। ये सब कुछ देखा, लेकिन अब एक नया ट्रेंड सामने आया है। अभी तक जो युवतियां हैं वो शिकार होती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी बिजनौर का कुछ दिनों पहले एक केस था, वहां जम्मू और कश्मीर में जाकर के उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। शामली में आयुष मलिक नाम का लड़का बताया जा रहा है कि उसको फंसाया गया और जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी। एक और केस शामली से ही आया है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शामली में, बिजनौर में, यहां सहारनपुर में ऐसे केस क्यों सामने आते हैं, क्या मतलब है, आखिर करना क्या चाहते हैं। तो जो सियासी जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को बताते हैं कि देखिए वहां एकदम माइंड सेट है। उनका एक सपना है कि 2047 तक इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना है। ये धर्म के आधार पर देश के टुकड़े पहले ही करा दिए, लेकिन उससे पेट नहीं भरा है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, मानसिकता वही औरंगजेब वाली है, जो चाहते हैं कि सनातन का नामो निशान मिट जाए। हालांकि दर्शकों देखिए, भारत की यही पहचान है। कितने कलाकार आए, कितने कलाकार चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भारत की संस्कृति, भारत की पहचान आज भी ऐसी की ऐसी है। और ये जो वर्तमान में सरकार है, ये कहती है कि हम काम करते हैं विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर जाते हुए। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों से है जो इस समय राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसको लेकर के माहौल बना रहे हैं। कह रहे हैं अरे देखिए ये सनातन आस्था, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ऐसे मामलों पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो भले सपा के मुखिया अखिलेश यादव हों, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आजकल यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। समय समय पर उन पर कई भांति भांति किस्म के आरोप लगते रहे हैं।
अभी और एक आरोप सामने आया, कुछ दिनों पहले कहा गया कि वो चंदा चोरी आप छोड़िए, एक चंदा चोरी इनके स्तर पर भी की गई थी। वो पैसे, वो जेवर किसके पास में है किसी को नहीं पता। इन्हीं के एक साथी, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन ये आजकल फील्डिंग लगा रहे हैं किसके लिए? बीजेपी को रोकने के लिए। और किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जहां जहां स्वामी जी जा रहे हैं मंचों पर समाजवादी पार्टी वहां साथ में रहती है, उनके पदाधिकारी, उनके नेतागण वहां मौजूद रहते हैं। खुद अखिलेश यादव स्वामी जी के पास में जा चुके हैं। ये हर किसी विषय पर बोलेंगे, लेकिन ऐसे विषयों पर बोलने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। लोग सवाल इसलिए पूछते हैं कि भाई साहब एक बात तो बताइए, आपको हर मुद्दे पर बोलना है, आवाज उठानी है, लेकिन इस तरह के मुद्दे जो समाज के मुद्दे हैं, क्या उन पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो लोग जो ये ठेकेदारी लिए हुए हैं, अरे देखिए, एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। ये सब वो बातें हैं कि लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए, जिस पर विचार होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब वाले भाई साहब जो तरह तरह की बातें बताते हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग, क्या इन विषयों पर बोलने के लिए कोई तैयार है? ये सबके मुंह में फेविकोल क्यों जम जाता है? लेकिन चल रहा है वही ढाक के तीन पात। जैसे जिसके मन में आया वो मीडिया के सामने आएगा। कोई एसी में बैठ करके पीसी करता है, मौज में है, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता ये देश बचेगा नहीं बचेगा। इनको फर्क नहीं पड़ता सनातन के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी कभी सनातन आस्था और उससे संबंधित कोई बात होगी, ये लोग हमेशा वो ऐसे ऐसे पापियों की आड़ में ये धर्म को बदनाम करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इनका इतिहास आप देख लीजिए। इस समय इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है, लेकिन पता नहीं कौन कौन सी दरगाहों पर क्या क्या आरोप और भी लगाए जा रहे हैं। वहां भी चंदा चोरी से लेकर के चढ़ावा चोरी, ये तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि इनको पता है कि अगर वहां कुछ बोलेंगे तो फिर सामने वाले वो इनके लिए क्या सोचेंगे, इनके बारे में क्या कहेंगे और आने वाले चुनाव में किस तरीके से इनको चोट करेंगे। वहां बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन पता है अरे ये क्या ही कर लेंगे, जिसका जो मन आता है बोलता है, बोल करके निकल जाता है। आजकल देखिए ना, सबको मतलब कितनी याद आ रही है प्रभु श्री राम की। रोज पत्रकारों को बुला रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इनके हाल देखिए दर्शकों। ये ऐसी खबर, आयुष मलिक के बाद शामली में धर्मांतरण का एक और मामला, यशवीर महाराज ने उठाई कार्रवाई की मांग। आयुष मलिक के धर्मांतरण प्रकरण के बाद यूपी के शामली में एक राजपूत युवक के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए। ये देखिए ना, स्वामी यशवीर महाराज के अनुसार पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवती ने फोन पर दावा किया है कि युवक का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और वो अब दूसरे धर्म की धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहा है। परिवार का यह भी आरोप है कि उनकी 35 बीघा संपत्ति युवती के नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। शिकायत और संबंधित पक्षों के बयानों की जांच की जा रही है, यानी प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, अपने आसपास में देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ संदिग्ध देख पा रहे हैं, जाकर के प्रशासन को बता दीजिए। कैसे कार्रवाई करनी है यह प्रशासन खुद तय कर लेगा। ये आरोप जो लगे हैं, उसके बाद में पुलिस का जो कहना है। दर्शकों, ये कुछ दिन पहले शामली धर्मांतरण केस में वो जो आयुष मलिक था वो मोहम्मद अली बन गया था और फिर दोबारा वो हिंदू बना। बताया जा रहा है वो मोहम्मद अली नाम अपनाने वाले आयुष मलिक ने दोबारा सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने पहले आरोप लगाया था कि बेटे का धर्म परिवर्तन करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश का हिस्सा था। यहां भी करोड़ों की संपत्ति की साजिश
और वहां बताया जा रहा है कि 35 बीघा जमीन अपने नाम कराने की साजिश। ये साजिशों को देखिए आप दर्शकों। चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने के बाद आयुष मलिक बदल गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आयुष को रिश्ते में फंसाकर धीरे धीरे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। आयुष और चांदनी की पहली मुलाकात साल 2018 में एक हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय आयुष पैर की चोट का इलाज करने के लिए गया था और इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता बन गया, जिसके बाद चांदनी के परिवार के लोग उसे प्रभावित करने लगे। यह सब मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है जो आरोप लगाए गए। कुछ लोगों ने कहा था इसका एक ही इलाज है, उसको संपत्ति से बेदखल कर दो। और वो जो कलाकारनी थी, क्या इनके बारे में कहा जाए दर्शकों, वो जेल में है, मतलब उसके हाथ कुछ लगा नहीं। अभी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बड़े लेख लिख रहे हैं, तो वही ऐसे ही कलाकार लोग क्या कह रहे हैं, अरे देखिए इसमें जो आयुष मलिक था वो पहले हिंदू से मुस्लिम बन गया, फिर मुस्लिम से हिंदू बन गया, और फंस कौन गया, वो चांदनी कुरैशी नाम की डॉक्टर या नर्स जो भी कोई वो है, वो फंस गई। बोला अरे ये किसको फंसाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, जमीन पर कब्जा, जायदाद पर कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा, ये मंशा, ये इरादे, ये कोई समझता नहीं है क्या दर्शकों। शिकायत के मुताबिक साल 2023 में आयुष को दिल्ली ले जाया गया, वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया। दिल्ली में एक निकाह समारोह हुआ था। हालांकि जांच के दौरान कोई मैरिज सर्टिफिकेट बरामद नहीं हुआ, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद आयुष ने दाढ़ी बढ़ाई, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए और कपड़े बदलने जैसे इस्लामी रीति रिवाज अपनाए गए। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए चांदनी कुरैशी, इस्लाम कुरैशी के अलावा एफआईआर में परिवार के कई अन्य सदस्यों, 2 अज्ञात मौलवियों का भी नाम शामिल है। फिलहाल आयुष मलिक की घर वापसी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया। मतलब कलाकारी किस स्तर की है, इसमें आगे बताया गया। जो आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक, उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे ने फिर से सनातन धर्म स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नामक मुस्लिम लड़की, उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने साजिश के तहत आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया था। करोड़ों रुपए की जायदाद हड़पने के मकसद से आयुष को मोहम्मद अली बनाया, परिवार से दूर करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की। उसके बाद में जो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो कानून बनाया गया है दर्शकों, इसी के तहत कार्रवाई हुई। परिणाम है कि बेल के लिए अप्लाई करते रहे, लेकिन बेल नहीं मिली, जेल में है। जो लोग कहते हैं ना कि बाबा केवल भाषण देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये कुछ है, आप देख लीजिए। ये उसी कानून के तहत जेल में हैं वो कलाकार लोग। ये जो मंशा है ना कि अरे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारा होगा, एक दिन आएगा तो कयामत का दिन एक दिन आएगा। लेकिन उनके बारे में कहते हैं योगी, वो कयामत का दिन कभी आएगा नहीं, और ये सपने ये ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। जिसको समझना है समझ लो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वर्तमान तो खराब होगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। योगी कहते हैं, करके दिखाते भी हैं, लेकिन उन तक बात पहुंचनी चाहिए दर्शकों। ये देखिए, ये मुस्लिम से फिर हिंदू बने आयुष का 2047 कनेक्शन क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। राहुल चौधरी को कोई सपना नहीं आ रहा कि मुझे कोई एजेंडा चलाना है या उसके हिसाब से मैं कोई वीडियो बना रहा हूं व्यूज पाने के लिए ना। ये दर्शकों आपको तय करना है कि ऐसे मामलों पर आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा कि तलाशी के दौरान आयुष के घर से पुलिस की टीम ने एक बड़ा चाकू बरामद किया था। वहां एक डायरी भी मिली थी जिसमें लिखा था आई एम ऑन अ मिशन, यानी मैं एक मिशन पर हूं। काहे बात का मिशन है भाई, क्या है उस मिशन में? ये देखिए ना, इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा जो रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक
तलाशी के दौरान आयुष के घर से पुलिस टीम ने एक बड़ा चाकू बरामद किया। वहां एक डायरी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन और उसका नाम आयुष मलिक का लिखा गया। ये देखिए, आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। धर्मांतरण के बाद आयुष पूरी तरह बदल गया था, बताया जा रहा है। धर्म बदलने के बाद उसका निकाह हुआ। इसी साल बकरीद पर उसने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। यह पकड़ में आता ही नहीं, लेकिन यह कुछ लोगों ने देख लिया। जब मस्जिद पहुंचा, लंबी दाढ़ी है, जाकर के नमाज पढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं अरे ये कौन नया कलाकार आया भाई। तब जाकर के इसको पकड़ा। आयुष ने बताया कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वो पाकिस्तान के एक मौलवी की बात सुनकर प्रभावित हुआ था, लेकिन बाद में परिवार का प्रेम देखकर उसने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है ऐसे लोगों पर, उनकी सोच पर, जब वो कहते हैं कि देखिए धर्म तो बदल सकता है लेकिन जाति कभी नहीं बदल सकती। ये जातियों में बांटने वाले लोग ये हर जगह हैं, हर जगह। कोई कोशिश करता है कि मैं राजनेता बन जाऊं, लेकिन जनता जनार्दन है, देखिए नहीं किसी को बनने देती है, तो फिर वो दूसरे तरीके से एजेंडा चलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने आप को किसान नेता कहते हैं। ऐसी बात, अरे जब धर्म बदल गया तो फिर जाति का क्या मतलब है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं अरे देखिए हम जाट मुसलमान, हम त्यागी मुसलमान, हम ठाकुर मुसलमान, हम गुर्जर मुसलमान। ये ढोंग के अलावा, पाखंड के अलावा आपको कुछ लगता है दर्शकों? आप बताइए ना। अरे जाति हिंदुओं में आप कहते हैं ना कि जाति हैं, आप लोग पूछते हैं ना सवाल। ये कहते हैं जब टीवी डिबेट्स में वो मौलाना आकर के बैठते हैं, तो जब कोई कहता है कि नहीं देखिए ये घर वापसी की प्लानिंग है, इतने मुसलमानों को वापस हिंदू हम बनाएंगे, तो कहते हैं कि कौन सी जाति में भेजोगे। अरे जब वहां जाति है ही नहीं, जब जाति यहां है तो फिर जाति में कैसे मुसलमान हो गए भाई? कैसे गुर्जर कोई मुसलमान हो गया? वो इकरा हसन जैसे नेता वो जाति हैं कहीं, कहते अरे मैं तो गुर्जर हूं, गुर्जर समाज वहां उनको पगड़ी पहनाता है। इस छलावे से बाहर निकलने की जरूरत है। वास्तविकता क्या है लोगों को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता है ये सबके सामने है। अरे अभी तक पेट नहीं भरा है। जो कुछ वो जो मुगल आक्रांता आए थे, विदेशी आक्रांता, वो आकर के वो चले गए, कुछ यहीं मिट्टी में दफन हो गए, लेकिन उनका महिमा मंडन आज भी कुछ लोग करते हैं। और करते करते यहां तक कर जाते हैं कि आज भी उसी प्लानिंग पर हैं। उससे आगे सोच बढ़ नहीं रही है। देश के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन हां देश को तोड़ने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। दर्शकों, वो जो बताया जा रहा है कि मौलवी उसमें शामिल थे इस धर्मांतरण में, और मौलवियों की तलाश है, वो फरार है, भाग गए। मैंने पहले भी आपको कहा था इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। अगर मौलवियों ने कोई गलती नहीं की है तो फिर वो भागे क्यों? वो डर क्यों रहे हैं पुलिस से? ये अपने आप में सवाल है। अरे भागेगा कौन जो गलत काम करेगा? जिसको कोई डर नहीं, जिसने कोई गुनाह किया नहीं, वो क्यों डरेगा? और किस बात का डर है? लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, ऐसे ऐसे लोग गलत काम करेंगे फिर फरार हो जाएंगे। और लोग टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ को। अरे देखिए बाबा के राज में क्या कुछ हो रहा है, ये तो सामने आ रहा है, अब तो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। ये बातें ये पहले किसी के सामने क्यों नहीं आती थी? 2014 से पहले, 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में ये क्यों किसी को पता नहीं लगता था? क्या ये कोई नई परंपरा है? नहीं। वो जलालुद्दीन छांगुर को जब पकड़ा गया था, वो क्या कुछ खुलासे नहीं हुए थे? कब से उसका रैकेट चल रहा था, ये पूरा सिंडिकेट। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। ये दर्शकों, ये पीएफआई कनेक्शन बताया जा रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष मलिक ने धर्मांतरण के बाद एक मेल आईडी बनाई थी। इसके पासवर्ड में 2047 भी शामिल था। अब इस पासवर्ड को भी जांच के एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। दरअसल 2047 पीएफआई का कोडवर्ड है। आज तक के मुताबिक एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के दस्तावेज बरामद किए थे, जिसमें 2047 का जिक्र था।
पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपवाई थी। इस संगठन का कथित मिशन है साल 2047 में भारत को इस्लामिक राज्य बनाना। मतलब एक तरफ यह वर्तमान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2047 तक देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2047 तक देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। फर्क आप समझिए। पीएफआई क्या है, क्या करती है, यह पहले आप सभी को पता है दर्शकों। यह 2022 में इसको बैन किया गया था 5 साल के लिए। टेरर लिंक को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिले पुख्ता सबूत के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया। बता दें कि इस संगठन पर पहले से ही बैन की मांग हो रही थी, मगर एनआईए, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उस समय यह बड़ा फैसला लिया था। ये देखिए ना, 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना बना रहा था पीएफआई। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख का खुलासा। उसके बाद में ये जो साजिशकर्ता थे, अपराधी थे, वो जमानत लेने के लिए गए। अरे भैया छोड़ दीजिए। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीएफआई के संदिग्ध सदस्यों ने भारत को इस्लामी देश में बदलने की साजिश रची थी। उस पीठ ने कहा कि आरोपियों ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने, प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भाग लिया था। ये देखिए, भारत को इस्लामी राज्य में बदलने की भयावह साजिश अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है दर्शकों। ये पीएफआई के विजन 2047 दस्तावेज को सक्रिय रूप से लागू करने का इरादा रखते थे। पीठ ने यह टिप्पणी की थी उस समय। और तो और अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने आपराधिक बल का प्रयोग करके सरकार को डराने धमकाने की साजिश रची थी। यानी एक तो गलत काम करेंगे और सरकार को डराएंगे, धमकाएंगे। देखिए हम कितने ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सब एक प्लानिंग का हिस्सा। जो लोग सरकार को दिन रात गाली देते हैं, जो कहते हैं अरे इन्होंने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, वो एक बार अपने कम से कम गिरेबान में झांक करके देखें तुम क्या कह रहे हो। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप मतलब कैसे इस देश को आप अपना देश मानते हैं? कैसे आप कहते हैं ये हिंदुस्तान है? कैसे आप कहते हैं? आप देखिए ना, इसी देश में रहने वाले लोगों ने ये मांग करी कि हमें एक अलग देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते हैं, ये काफिर हैं। लेकिन जब पता चला कि आपको एक अलग कोने में उधर रख दिया जाएगा, तो वो जो पाकिस्तान के नाम पर वोट करने वाले लोग, रातों रात उनका मन पलट गया। अरे नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये चूरन चटाने वाले लोग वो सबसे पहले पाकिस्तान में चले गए। क्या नाम था एक उसका दर्शकों, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। वो ऐसा कलाकार आदमी था, यहां ये बड़े बड़े कलाकार हैं, ये नारा देते थे यहां पर। और सबसे पहले जब जिन्ना ने मांग की तो जिन्ना के साथ में खड़ा हो गया। पाकिस्तान में उसको आज भी पूजा जाता है। आप देखिए इस देश ने क्या कुछ देखा है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, यह पहचान आप ही कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समझदार बनिए, जागरूक बनिए। ये समाज को छिन्न भिन्न करने वाले लोग इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। देखिए, सभ्य समाज का हिस्सा जो लोग हैं और जो वाकई सभ्य समाज में रहना चाहते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी अच्छी नौकरी हो, या फिर मेरा अच्छा बिजनेस हो, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, अच्छी उनको नौकरी मिले, उनकी अच्छी शादी हो। केवल यहीं तक सोचते हैं दर्शकों। लेकिन ये इतना सोचने का समय किसके पास में है? इस देश को पहले ही बर्बाद करने की कितनी बार साजिश रची गई, नहीं कर पाए, तो आज भी वही मंशा लेकर के यहां पर बैठे हैं कि कुछ भी करेंगे, लेकिन देश को हम कुछ नहीं मानेंगे और हमारे लिए हमारा मजहब ही सब कुछ है। ऐसे लोग हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये धरती माता के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? गलत काम करने हैं, उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेलना है। अरे देखिए, हम तो अल्पसंख्यक हैं, हमको तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है,
हमें तो टारगेट किया जा रहा है। अरे जो अच्छे खाने कमाने वाले हैं उनको कौन टारगेट करता है? किसी को कौन नौकरी देने से मना करता है? किसी को कौन अपने यहां काम करने से मना करता है? लेकिन होटल में जाएंगे तो वहां खाने में थूकेंगे। तो फिर क्या करें? अगर इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो फिर सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा? यह तो परिवर्तन तो अपने भीतर लाना ही पड़ेगा। योगी अगर कुछ बात को कहते हैं तो फिर योगी बुरे लगते हैं, योगी को हटवाना चाहते हैं, योगी को हराना चाहते हैं। ना हरा पा रहे ना हटवा पा रहे। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।